हेलो नमस्कार। मैं एल के एजुबोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ रहे हैं क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के अंतर्गत आज हमारी बंगाल की दूसरी क्लास होने वाली है। ठीक है ना। हमने बंगाल की एक क्लास ले ली। बंगाल की समथिंग 5-6 क्लास रहेंगी, उन्हें हम कंप्लीट करेंगे और टोटल क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में हमारी 9वीं क्लास है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आधुनिक भारत के इतिहास में बंगाल की दूसरी क्लास। कल हमने बंगाल की स्थापना करा ली थी। कल हमने क्या करा लिया था, मतलब बंगाल में स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करा लिया था और हमने सिराजुद्दौला कंप्लीट कर लिया था। क्या कंप्लीट कर लिया था? सिराजुद्दौला कंप्लीट कर लिया। किस तरह से बंगाल की स्थापना हुई, पहले बंगाल स्वतंत्र अस्तित्व में कैसे आया था। बंगाल तो प्राचीन काल से चला आ रहा है ना, लेकिन वो स्वतंत्र शक्ति के रूप में कैसे उभरा, किस किस के अधीन रहा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक पृष्ठभूमि हमने देख लिया बंगाल। तो आज हम हेडिंग डालेंगे हेडिंग है हमारी नंबर दूसरा, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां। क्या नाम है अगले शासक का? नाम शुजाउद्दीन मोहम्मद खां। शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, ठीक है ना। क्या नाम है? शुजाउद्दीन मोहम्मद खां। दिख रहा है ना सब कुछ क्लियर? चलो इसमें हम लिखना शुरू करेंगे। शुजाउद्दीन मोहम्मद खां में लिखिए पहला पॉइंट, दिन मोहम्मद का 1727 से लेकर 1739 तक, क्योंकि 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती। कब? 1727 में मुर्शिद कुली खां, क्योंकि उसने अपना उत्तराधिकारी तो किसको नियुक्त किया? सरफराज खां को। सरफराज खान इसका पुत्र था। किसका? शुजाउद्दीन मोहम्मद खां का पुत्र था और वो मुर्शिद कुली खां का नाती था। और ये कौन था? ये दामाद था। ठीक है, तो लिखते हैं अपन। कब से कब तक रहा? पहले 1727 से 39 तक, 1739 तक। ठीक है, तो अपन इसमें लिखेंगे अगला पहला पॉइंट। पहला पॉइंट लिखिए, मुर्शिद कुली खां का कोई पुत्र नहीं था। मुर्शिद कुली खां का कोई पुत्र नहीं था। ठीक है ना, मुर्शिद कुली खां का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए कुली खां ने अपने नाती सरफराज खां को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सरफराज खां को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है ना, मुर्शिद कुली खां के कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए मुर्शिद कुली खां ने अपने नाती सरफराज खां को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है भाई। अब अगला पॉइंट पे आ जाओ। परंतु मुर्शिद कुली खां की मृत्यु उपरांत, परंतु मुर्शिद, ऐसा लिखो, परंतु कुली खां की मृत्यु उपरांत, हाँ मुर्शिद कुली खां लिख सकते हो या पूरा नाम? मृत्यु उपरांत शुजाउद्दीन मोहम्मद खां ने
सुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने अपने पुत्र सरफराज खां को बेदखल कर स्वयं बंगाल का नवाब बना। स्वयं बंगाल का नवाब बना। ठीक है ना, स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। मतलब समझ में आया कि इसने क्या किया था, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने तो उत्तराधिकारी नियुक्त किया था सरफराज खां को, और सरफराज खां का पिताजी थे सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो सुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने मुर्शिद कुली खां की मृत्यु उपरांत सरफराज खां को बेदखल कर दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। अगला पॉइंट लिखते हैं। इसने 1733 में बिहार को बंगाल का सूबा बनाया। ठीक है ना, इसने 1733 में बिहार को बंगाल का सूबा बनाया तथा वहां का सूबेदार अली वर्दी खां को नियुक्त किया। सूबेदार अली वर्दी खां को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? अली वर्दी खां को नियुक्त किया। ठीक है ना, वहां का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अली वर्दी खां को नियुक्त किया। वही अली वर्दी खां है जो 1741 में बंगाल का नवाब बन के सामने आता है। सरफराज खां के घिरिया के युद्ध में पराजित करता है अली वर्दी खां। किसको? सरफराज खां को घिरिया के युद्ध में पराजित कर देता है 1740 में, और उसी अली वर्दी खां फिर अगला बंगाल का नवाब बन जाता है। वही अली वर्दी खां जिसने अंग्रेजों को मधुमक्खी के समान बोला था, मधुमक्खी के छत्ते के समान बोला। फिर अली वर्दी खां के बाद कौन बनता है? प्लासी के युद्ध में कौन बनता है बताओ? प्लासी के युद्ध में, उस प्लासी के युद्ध के समय शासक कौन था? अरे बताओ भाई, कुछ तो बताना। ठीक है, चलो बताना। 1739 में इसकी मृत्यु हो गई। 1739 में इसकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1739 में। ठीक है, 1739 में सुजाउद्दीन मोहम्मद खां की मृत्यु हो गई। अब हेडिंग डालना है सरफराज खान। तीसरा बंगाल का नवाब कौन है? सरफराज खान। तीसरा कौन है? सरफराज खान। ठीक है, और सरफराज खान के बाद अपन के बारे में हम लिखेंगे। लिखिए पहला पॉइंट। पहली बात तो ये बताओ, सरफराज खान कौन था? मुर्शिद कुली खां का नाती था और सुजाउद्दीन मोहम्मद खां का पुत्र था। ठीक है ना, तो जो सरफराज खान 1739 से 40 तक बैठता है, मतलब 1 साल के लिए बैठता है, और 1740 में अली वर्दी खां द्वारा घिरिया के युद्ध में मारा जाता है।
ठीक है, मतलब सरफराज खान मर जाता है कब, घिरिया के युद्ध में 1740 में होता है, बिहार में घिरिया है और वहां युद्ध होता है एक, तो उसमें अली वर्दी खां इसकी हत्या कर देता है और अली वर्दी खां स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। अर्थात इसके बाद जो नवाब बनता है वो कौन बनता है, अली वर्दी खां बनता है। और अली वर्दी खां के बाद बनता है सिराजुद्दौला, जिसने प्लासी का युद्ध लड़ा। ठीक है ना, यही आपके लिए होमवर्क दिया था। चलो ठीक है, लिखते हैं। यह पिता शुजाउद्दीन, यह पिता शुजाउद्दीन मोहम्मद खां की मृत्यु बाद गद्दी पर बैठा। अब बाद बंगाल का नवाब बना, ऐसा लिखो, बंगाल का नवाब बना। ठीक है ना, मतलब शुजाउद्दीन मोहम्मद खां की मृत्यु बाद बंगाल का नवाब बना। कौन बना, सरफराज खान। अगला पॉइंट लिखिए, इसने हैदर जंग और आलम उद्दौला की उपाधि धारण की। इसने हैदर जंग और आलम उद्दौला की उपाधि धारण की। ठीक है ना, आलम उल दौला की उपाधि धारण की किसने की थी, सरफराज खान ने। यह एक यह एक अयोग्य नवाब था, सिद्ध हुआ, अयोग्य नवाब सिद्ध हुआ, क्योंकि ज्यादा समय तक यह टिक ही नहीं पाता। 1740 में घिरिया के युद्ध में मारा जाता है। ठीक है ना, आगे लिखते हैं अगला पॉइंट। इसकी अयोग्यता का फायदा उठाकर, इसकी अयोग्यता का फायदा उठाकर फायदा उठाकर इसकी अयोग्यता का फायदा उठाकर अली वर्दी खां ने विद्रोह कर दिया। अली वर्दी खां ने जगत सेठ तथा हाजी अहमद के सहयोग से, जगत सेठ तथा हाजी अहमद के सहयोग से हाजी अहमद का सहयोग पाकर सहयोग प्राप्त कर विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया। और ये कौन था, अली वर्दी खां कौन था, ये अली वर्दी खां बिहार का सूबेदार था। अली वर्दी खां कौन था, बिहार का सूबेदार था। ठीक है ना, अली वर्दी खां बिहार का विद्रोह कर दिया। अगला पॉइंट देखते हैं, विद्रोह का दमन करने हेतु, विद्रोह का दमन करने हेतु
विद्रोह का दमन करने हेतु सरफराज खान सैन्य अभियान करता है। सैन्य अभियान करता है। सिंपल ही बात है, बिहार में इन्होंने विद्रोह कर दिया था। किसने? अली वर्दी खान ने जगत सेठ का सहयोग प्राप्त कर लिया, हाजी अहमद का सहयोग प्राप्त कर लिया था। तो फिर सरफराज खान इस विद्रोह का दमन करने हेतु अभियान करता है। जब अभियान करता है तो दोनों के मध्य बिहार में घिरिया का युद्ध होता है, दोनों के मध्य घिरिया का युद्ध होता है। तो लिखते हैं अपन अगला पॉइंट, लिखिए अगला पॉइंट। परिणाम स्वरूप 10 अप्रैल 1740 को अप्रैल 1740 को, कब? 10 अप्रैल 1740 को सरफराज खान और अली वर्दी खां के मध्य घिरिया का युद्ध होता है। घिरिया का युद्ध होता है, जिसमें सरफराज खान मारा गया। लिखिए, जिसमें सरफराज खान मारा गया था। ठीक है, मतलब क्या होता है? 10 अप्रैल 1740 को घिरिया का युद्ध होता है। घिरिया कहां पर? बिहार में। और घिरिया के युद्ध में सरफराज खान मारा जाता है। सरफराज खान मरने के बाद अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बनता है। मारा गया था तथा बंगाल का अगला नवाब अली वर्दी खां बना। अली वर्दी खां बना, ठीक है ना? कौन बना? बंगाल का अगला नवाब अली वर्दी खां बना था। ठीक है ना? परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ था 10 अप्रैल 1740 को। अर्थात जो सरफराज खान था वो कब से कब तक बैठा? 1739 से 1740 तक। ठीक है, 1739 से 1740 तक नवाब बनता है कौन? सरफराज खान। अब अगली हेडिंग डालना है अपन को, अगली हेडिंग डालना है। अच्छा, यहां पर जगत सेठ के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। जगत सेठ किसको बोलते हैं? ठीक है, जगत सेठ। जगत सेठ के बारे में थोड़ा सा 2-3 पॉइंट यहां लिख लेते हैं। लिखिए पहला पॉइंट, मूल नाम फतेह चंद था। मूल नाम फतेह चंद। ठीक है, जगत सेठ की उपाधि किसने दी? जगत सेठ की उपाधि मोहम्मद शाह द्वारा दी गई थी।
मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कौन था? मुगल बादशाह द्वारा दी गई, ठीक है ना। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दी गई थी जगत सेठ की उपाधि। यह बंगाल का धनी व्यक्ति था। यह बंगाल का धनी व्यक्ति था, ठीक है, बैंकर बोल सकते हैं। बंगाल का एक तरह से बैंकर था जिससे मुगल शासक भी कर्ज लिया करते थे, ठीक है ना। इसीलिए इसे जगत सेठ की उपाधि दी गई। इसको जगत सेठ, मूल नाम फतेह चंद था इसका नाम, ठीक है। और बंगाल हर चीज में मतलब देखा जाए ना तो समृद्ध था, बौद्धिक रूप से समृद्ध था, आर्थिक रूप से समृद्ध था बंगाल। बंगाल एक ऐसा था, इसी को सोने की चिड़िया बोला जाता था, और अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा लूटा बंगाल, सबसे ज्यादा लूटा है। अर्थात सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा गुलामी किसने झेली है? बंगाल ने झेली है। और सबसे ज्यादा लूट हुई है वो कहां से हुई थी? बंगाल से, ठीक है। अगली हेडिंग डाल लो, अली वर्दी खां। कौन से नंबर? दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पे अली वर्दी खां। और कब से? 1740 से 1756 तक, ठीक है ना। 1740 से 1756 तक अली वर्दी खां शासक था, ठीक है ना। 1740 से 1756 तक अली वर्दी खां शासक बना था। अब इसके बारे में हमें लिखना है। पहला पॉइंट तो यही लिखना है, पहला पॉइंट तो यही लिखना है। एक सेकेंड, पहला पॉइंट तो लिखना है कि यह गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित करके बंगाल का नवाब बना। तो लिखिए पहला पॉइंट, यह गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित करके बंगाल का नवाब बना। बंगाल का नवाब बना, ठीक है ना। यह गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित करके बंगाल का नवाब बना था। कौन बना था? अली वर्दी खां। अगला पॉइंट देखते हैं अपन। यह मुगल बादशाह बंगाल का नवाब बना तथा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की अनुमति प्राप्त की, अनुमति प्राप्त की, ठीक है ना। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की अनुमति प्राप्त की। अगला पॉइंट लिखते हैं, इसने बंगाल के साथ साथ मतलब ऐसा लिख सकते हैं, यह बंगाल के साथ साथ उड़ीसा बिहार का संयुक्त नवाब। तो लिखते हैं अपन, यह बंगाल के साथ साथ, यह बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, अभी तो उड़ीसा बोला जाता है, तथा बिहार का संयुक्त नवाब था। उड़ीसा तथा बिहार का संयुक्त नवाब था, ठीक है। अगली स्लाइड पे आइए।
अगला पॉइंट लिखते हैं। मतलब अली वर्दी खां बंगाल तथा बिहार का, बंगाल बिहार उड़ीसा का संयुक्त नवाब बना था अली वर्दी खां। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। तत्पश्चात से इसने मतलब पहले तो इसने अनुमति प्राप्त कर ली किसकी, मोहम्मद शाह की, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की अनुमति प्राप्त कर ली, परंतु बाद में यह स्वतंत्र व्यवहार करने लगा। तो लिखते हैं कालांतर में अली वर्दी खां स्वतंत्र व्यवहार करने लगा, स्वतंत्र व्यवहार करने लगा। ठीक है ना, कालांतर में अली वर्दी खां स्वतंत्र व्यवहार करने लगा था। अगला पॉइंट, जैसे देखा जाता है, जैसे कुछ उदाहरण डाल देते हैं कि कैसे स्वतंत्र व्यवहार किया। बादशाह की बिना पूर्व, मुगल बादशाह की बिना पूर्व अनुमति के नवीन नियुक्तियां, ठीक है ना, बादशाह की बिना पूर्व अनुमति के मुगल दरबार में राजस्व भेजना बंद करना, राजस्व भेजना बंद करना। समझे ये क्या कहना चाह रहा है? जब मुर्शिद कुली खान नवाब बना था, स्वतंत्र सत्ता स्थापित की बंगाल में, तो उसने बंगाल की समस्त जागीरदार, मतलब जागीरदारों से भूमि को अधिग्रहण कर कैसी खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, और उस खालसा भूमि से प्राप्त आय का 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा रेगुलर मुगल बादशाह को भेजता था। तो इसने क्या कर दिया, अली वर्दी खान ने वो हिस्सा 1/3 जो हिस्सा दिया जाता था किससे, खालसा भूमि से प्राप्त आय का, ठीक है ना, इजारेदारी व्यवस्था लागू की। उस इजारेदारी व्यवस्था से जो आय प्राप्त होती उसका 1/3 भाग कहां भेजा जाता था, मुगल दरबार में भेजा जाता था, और उस मुगल दरबार में भेजा जाता है जिसे अली वर्दी खान ने बंद कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला पॉइंट लिखिए। अली वर्दी खां के समक्ष, अली वर्दी खां के समक्ष अली वर्दी खां ये बंगाल का नवाब बनते ही बंगाल का नवाब बनते ही 3 समस्याएं, ठीक है, सामने आई। मतलब कितनी, 3 समस्याएं। कौन कौन सी समस्या थी अपन लिखते हैं। पहली समस्या अब की थी अफगानों की, दूसरी कौन थी, अंग्रेज, और तीसरे कौन थे, मराठे। इस तरह से अली वर्दी खां के समक्ष 3 समस्या थी, ठीक है, मराठे। इस तरह अली वर्दी खां के समक्ष 3 समस्या थी। अब क्या होता है, इन समस्याओं का समाधान कैसे किया था, तो यहां अफगानों के बारे में लिखते हैं। अफगानों से 1748 में युद्ध किया और अफगानों को पराजित कर दिया। कब, 1748 में, 1748 में युद्ध कर अफगानों को पराजित कर दिया। तो पहला लिखते हैं अपन, 1748 में
1748 में अफगानों को पराजित कर पटना पर अधिकार कर लिया। पटना पर अधिकार कर लिया। अब देख रहे हैं, ये अफगानों की समस्या से टेंशन फ्री हो गया। मतलब 1748 में एक युद्ध किया और अफगानों को पराजित कर दिया और पटना पर अधिकार कर लिया। अब इसके समक्ष दो बड़ी शक्तियां सामने थी। पहली थी मराठी और दूसरी थे अंग्रेज। तो इन दोनों को कैसे पराजित किया, इस समस्या का समाधान कैसे किया, तो लिखते हैं, यहां लिख लो, उक्त तीनों समस्याओं का समाधान यहां लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, उक्त तीनों समस्याओं का समाधान इस प्रकार है। उक्त तीनों समस्याओं का समाधान इस प्रकार है। ठीक है, तो मतलब एक समस्या का समाधान तो ये कर दिया। अब अन्य दो समस्या और बचे, तो वो अपन देखते हैं। नंबर 1 हेडिंग डालो, मराठा और अलीवर्दी खां। नंबर 1 हेडिंग डालना है, मराठा और अलीवर्दी खां। मतलब मराठों की समस्या से कैसे समाधान पाया, किसने, अलीवर्दी खान। बहुत परेशान था अलीवर्दी खान मराठों से। लिखते हैं अपन, वर्ष 1742-43, वर्ष 1742, 43, 44, 45 एवं 1748 एवं 1748 में मराठा सरदार रघुजी भोंसले द्वारा अभियान किए गए थे। ठीक है ना, रघुजी भोंसले द्वारा लगातार अभियान किए और बंगाल क्षेत्र को लूटा। अभियान किए गए थे तथा बंगाल क्षेत्र को लूटा गया था। कब, 1742, 43, 44, 45, फिर उसके बाद 48 में लगातार अभियान कर बंगाल को लूटा जा रहा था। किसके द्वारा, अलीवर्दी खां द्वारा। इसके साथ में एक और था भास्कर राव। इन दोनों ने लगातार अभियान करे और लूटा था बंगाल। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं। लिखिए अगला पॉइंट, 1751 में मतलब क्या होता है, 1751 में मराठों के साथ समझौता किया गया और उस समझौते के तहत 12 लाख रुपए पर ईयर मराठा सरदारों को देना पड़ेगा। किसको, मराठों को देना पड़ेगा। तो लिखते हैं अपन, इसके बदले उन्हें उड़ीसा मिल जाता है, लेकिन किसको, अलीवर्दी खां। तो अपन लिखते हैं इसमें 1751 में मराठों के साथ समझौता हुआ। सत्रह सौ इक्यावन में मराठों के साथ
समझौता हुआ जिसमें स्वर्ण रेखा नदी दोनों राज्यों की सीमा मानी गई, दोनों राज्यों की सीमा मानी गई। ठीक है ना। 1751 में मराठों के साथ समझौता हुआ जिसमें स्वर्ण रेखा नदी दोनों राज्यों की सीमा मानी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस समझौते के तहत इस समझौते के तहत इस समझौते के तहत 12 लाख रुपए अलीवर्दी खां मराठों को देगा, मराठों को देगा, जिसके बदले उड़ीसा अलीवर्दी खां को मिला, अलीवर्दी खां को मिलेगा। ठीक है ना, जिसके बदले उड़ीसा किसको मिलेगा? अलीवर्दी खां को मिलेगा। मतलब 12 लाख रुपए देगा, किसके लिए? मराठों के लिए। मराठों के लिए 12 लाख रुपए देगा और उसके बदले उड़ीसा किसको मिल जाएगा? अलीवर्दी खां को मिल जाएगा। ठीक है, उड़ीसा किसको मिलेगा? अलीवर्दी खां को। अगला पॉइंट देखते हैं। अगली हेडिंग है अलीवर्दी खां और अंग्रेज। अलीवर्दी खां और अंग्रेज। ठीक है ना, क्योंकि ये भी प्रमुख समस्या थी, बड़ी प्रमुख समस्या अंग्रेजों की भी। तो लिखते हैं अपन अलीवर्दी खां और अंग्रेज। लिखिए पहला पॉइंट, अलीवर्दी खां और अंग्रेज के बीच। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों के साथ तटस्थता की नीति अपनाई। तटस्थता की नीति अपनाई। ठीक है ना, अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों के साथ तटस्थता की नीति अपनाई। किसके साथ? अलीवर्दी, अंग्रेजों के साथ। ना तो सहयोग किया और ना सहयोग दिया। ठीक है, तटस्थ रहे। ठीक है, तो अगला, इसमें अगला पॉइंट अलीवर्दी खां कहता है, अलीवर्दी खां के अनुसार ऐसा लिखो, अलीवर्दी के अनुसार अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते के समान है। मधुमक्खी के छत्ते के समान है। ठीक है, अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते के समान है। यदि
यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वह शहद देंगे और यदि छेड़ा गया और यदि छेड़ा गया तो काट काट कर मार देंगे। काट काट कर मार देंगे। कौन बोल रहा है? अलीवर्दी खां बोल रहा है कि अंग्रेज मधुमक्खी के समान है। किसके समान है? मधुमक्खी के समान है। यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वह शहद देंगी और यदि छेड़ा गया तो वो काट काट कर मार देंगे। किसने बोला है? अलीवर्दी खां ने बोला है, अंग्रेजों के। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगली स्लाइड पे आइए। अगला पॉइंट लिखिए। 1756 में अलीवर्दी खां की 1756 में अलीवर्दी खां की पेचिस बीमारी से मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। 1756 में अलीवर्दी खां की पेचिस बीमारी से मृत्यु हो जाती। कब हो गई? 1756 में। ठीक है। अब इसके कोई पुत्र ना होने के कारण मृत्यु हो जाती है तथा ऐसा लिखिए, मृत्यु उपरांत मृत्यु पूर्व अपना उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को नियुक्त किया। ठीक है। मृत्यु पूर्व अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया? सिराजुद्दौला को। देखो क्या होता है कि जैसे ही हमने देखा था ना, क्या नाम था उसका, स्वतंत्र राज्य की था मुर्शिद कुली खां के कोई पुत्र नहीं था। इसी तरह अलीवर्दी खां के भी कोई पुत्र नहीं था। 3 पुत्रियां थी। तीनों पुत्रियों की अलग अलग जगह शादी कर दी गई। अब तीनों शादी कर दी तो अलीवर्दी खां के समय ही, कब? अलीवर्दी खां के समय ही तीनों दामादों की मृत्यु हो गई। मतलब कोई भी दामाद जिंदा नहीं बचा था। तीनों दामादों की मृत्यु हो गई। तो अब उसमें तीनों में से सबसे बड़ा पुत्र था सिराजुद्दौला को इसने अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अब उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया तो अन्य 2 पुत्रियां, उनके पुत्र, और जैसे एक घसीटी बेगम जो ढाका के नवाब के लिए ब्याही गई थी, घसीटी बेगम मौसी थी इसकी, सिराज की। इन सब ने मिलकर सिराज के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। तो मतलब जब सिराज गद्दी पर बैठता है, बंगाल का नवाब बनता है, तो इसके समक्ष कई समस्या सामने आई। तो सबसे बड़ी समस्या थी पारिवारिक समस्या। और पारिवारिक समस्या में थी, एक तो यही थी घसीटी बेगम, दूसरी मौसी थी, पूर्णिया के नवाब को ब्याही गई थी, उसका पुत्र था, तो उसकी भी समस्या थी। वो भी बोल रहा था कि मैं भी नवाब बनूंगा। अलीवर्दी खां तो चला गया, सराय शासक बना। तो इसने समस्याओं का समाधान कैसे किया और कैसे गद्दी पर बैठा? फिर भी
समस्याओं का समाधान कर लिया, पारिवारिक समस्याओं का समाधान, लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों के जाल में फंस जाता है, अंग्रेजों के जाल में फंस जाता है। तो अगली हेडिंग डालनी है सिराजुद्दौला। ठीक है, 5वें नंबर का शासक है। सिराजुद्दौला। ठीक है ना, सिराजुद्दौला के बारे में हमें पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना? सिराजुद्दौला के बारे में। आगे मैं सिराज लिखूंगा, आपको समझना है कि सिराज कौन है, सिराजुद्दौला है। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले सिराज के बारे में। सबसे पहले इसका एक परिचय देखेंगे सिराज का। सिराज का परिचय लिखिए, इसका पहला पॉइंट लिखना है सिराज का। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था। तीनों पुत्रियां थी, 3 पुत्रियां थी। ठीक है ना, मतलब कोई पुत्र नहीं था, 3 पुत्रियां थी, जिनका विवाह अपने भाई, जिनका विवाह अपने भाई हाजी अहमद, अपने भाई हाजी अहमद के तीनों पुत्रों से कर दिया, के तीनों पुत्रों से किया। समझ में आया? अलीवर्दी खां के एक भी पुत्र नहीं था, 3 पुत्रियां थी। तीनों पुत्रियों का विवाह अपने भाई हाजी अहमद के तीनों पुत्रों से कर दिया था। ठीक है, पुत्रों से किया। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देख लो, हेडिंग डाल लो, हाजी अहमद के पुत्र। हाजी अहमद के पुत्र। ठीक है ना, हाजी अहमद के पुत्र। नंबर 1 सेकेंड तो यहां ले लीजिए, क्यों ये जगह खाली ऊपर वाली काम आएगी। ठीक है, तो लिखिए पहला पॉइंट, हाजी अहमद के पुत्रों में नरगिस मोहम्मद खां। पहला पॉइंट, नरगिस मोहम्मद खां। पहला कौन था? नरगिस मोहम्मद खां। ठीक है, ढाका का फौजदार नियुक्त किया, ढाका का फौजदार नियुक्त किया इसे। ढाका का फौजदार नियुक्त किया और इसके साथ घसीटी बेगम का विवाह कराया। इसके साथ घसीटी बेगम का विवाह हुआ। बेगम का विवाह हुआ। ठीक है, अगला दूसरे नंबर का डालो, दूसरे नंबर का डालो, सईद अहमद खां। सईद अहमद खां।
क्या नाम? शहीद अहमद खां पूर्णिया रंगपुर का नवाब था। ये कहां का? पूर्णिया रंगपुर का नवाब था। ठीक है ना, ये कहां का था? पूर्णिया रंगपुर का नवाब था, जिसका पुत्र, यहां लिख लो, इसका पुत्र शौकत जंग था। इसका पुत्र शौकत जंग था। ठीक है ना, इसका पुत्र कौन था? शौकत जंग। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा नंबर लिखना है जैनुद्दीन अहमद खां। जैनुद्दीन अहमद खां। ठीक है, जैनुद्दीन अहमद खां। अमीना बेगम, ये पटना का नवाब था। कहां का? यह पटना का नवाब था। कहां का था? पटना का नवाब था। इसके साथ किसका विवाह किया, मतलब इसने क्या किया? सिराज इसका ही पुत्र था, तो अपन ने यहां लिखना सिराज सिराज इसका ही पुत्र था। ठीक है ना, सिराज किसका? इसका ही पुत्र था। समझ में आया? नरगिस मोहम्मद का, जो ढाका का नवाब बनाया, मतलब ढाका का फौजदार नियुक्त किया था किसने? अलीवर्दी खान ने। और इसके साथ घसीटी बेगम का विवाह कर दिया, बड़ी बेटी का। ठीक है, दूसरा था सईद अहमद खां, जो पूर्णिया रंगपुर का फौजदार या नवाब नियुक्त किया था, और इसका जो पुत्र था शौकत जंग, जिसने सिराज के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था और शौकत जंग को भी घिरिया के युद्ध में पराजित किया। तीसरा था जैनुद्दीन अहमद खां, जो पटना का नवाब या सूबेदार नियुक्त किया, और इसी का पुत्र था सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराज इसका ही पुत्र था। अगली हेडिंग आगे बढ़ते हैं। ऐसे लिखिए, अलीवर्दी खां के समय, यहां से लिखिए, अलीवर्दी खां के समय तीनों दामादों की मृत्यु हो गई। ठीक है ना, तीनों दामादों की मृत्यु हो गई। तथा कब? अलीवर्दी खां के समय तीनों दामादों की मृत्यु हो गई। इन सब में, इन सब पुत्रों में, अब क्या, तीनों दामादों के पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? सिराज था। तो लिखिए, तथा इन सब में सबसे बड़ा सिराज था। सबसे बड़ा सिराज था, इसलिए अलीवर्दी खां ने सिराज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सिराज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ये हो गया एक परिचय, किसका? सिराजुद्दौला का। ठीक है,
मतलब अली वर्दी खां के समय उसके तीनों दामादों की मृत्यु हो जाती है, और तीनों दामादों की मृत्यु हो गई तो अब कोई भी, सबसे बड़ा था उन तीनों में तो वो कौन था? सिराज था, सबसे बड़ा बेटा सिराज था, इसीलिए सिराज को अपना उत्तराधिकारी ने। अब सिराज की जो प्रवृत्ति थी ना, वो स्वतंत्र अवस्था में रहने की अधिक थी, इसीलिए ये सब उसके विरोधी हो गए थे। वो सबसे स्वतंत्र रहना चाहता था, वो किसी के दबाव में रहकर शासन नहीं करना चाह रहा था। कौन? सिराज। इसीलिए ये सब पारिवारिक समस्या, अन्य समस्या सारे उनके विरोधी हो। ठीक है, तो आगे हम लिखते हैं चुनौतियां। अब हेडिंग डाल लो चुनौतियां। ऐसे लिखिए, सिराज के समक्ष चुनौतियां। सिराज के, दिख रहा है ना, सिराज के समक्ष सिराज के समक्ष चुनौतियां। ठीक है, सिराज के समक्ष चुनौतियां। क्या क्या चुनौतियां थी वो हम देख लेते हैं। सिराज के समक्ष लिखिए पहली चुनौती, पारिवारिक सदस्यों की समस्या। नंबर 1, पारिवारिक सदस्यों की समस्याएं। ठीक है ना, पारिवारिक सदस्यों की समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या इनके पारिवारिक समस्या थी। कौन कौन सी पारिवारिक समस्याएं देखते हैं? जैसे घसीटी बेगम थी, शौकत जंग था, इसके अलावा और सेनापति मिर्जाफर था। तो देखते हैं अपन, जैसे घसीटी बेगम, जो मौसी थी ना, घसीटी बेगम मौसी, ये तो सबसे ज्यादा परेशान कर रही, मतलब गद्दी पर इसको ही बैठाना चाहिए था, घसीटी बेगम। ठीक है, ये कहां की? ढाका थी, ढाका की। दूसरा था पूर्णिया का नवाब जो था ना, तो उसका बेटा था शौकत जंग, शौकत जंग की समस्या। ठीक है, तीसरा था जो मुख्य सेनापति था मीरजाफर, उसकी भी समस्या थी, मीरजाफर। ठीक है, इन तीनों की समस्या। तो अब क्या होता है, इन तीनों की पारिवारिक समस्या थी, इन तीनों की समस्याओं के समाधान हेतु इसने एक उपाय अपनाया, और देखते हैं क्या उपाय अपनाया, वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो लिखिए इन तीनों की समस्याओं का समाधान कैसे किया था वो हम यहां देखते हैं। लिखिए, उक्त तीनों के, यहां लिखिए पहला तो, उक्त तीनों ने स्वराज के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू कर दिया, षड्यंत्र शुरू कर दिया। ठीक है ना, उक्त तीनों ने स्वराज के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू कर दिया। अब तीनों की समस्याओं का समाधान कैसे करता है? कौन? स्वराज। तो हेडिंग डालना है हमें समाधान। ठीक है ना, तीनों की समस्याओं का समाधान कैसे करता है तो अपन उसको देखते हैं। लिखिए पहला पॉइंट, घसीटी बेगम को नजरबंद कर, घसीटी बेगम को नजरबंद कर उसकी संपत्ति
उसकी संपत्ति अपने अधीन की। ठीक है ना, मतलब जो घसीटी बेगम थी वो कौन थी, सिराज की मौसी थी, और मौसी को बोला जाता है खासकर पंचायत, है ना, मौसी को क्या बोला जाता है, पंचायत बोला जाता है। तो घसीटी बेगम को मतलब मौसी को नजरबंद कर दिया, और उसकी संपूर्ण संपत्ति जो ढाका की नवाब थी, मतलब ढाका के फौजदार नियुक्त किए थे इसके हस्बैंड, तो उसकी जो संपत्ति थी वो अपने अधीन कर ली थी। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखते हैं। मीर जाफर को सेनापति पद से हटाकर, मीर जाफर को सेनापति पद से हटाकर सेनापति पद से हटाकर उसके स्थान पर मीर मदान को सेनापति नियुक्त किया। समझ में आया, घसीटी बेगम को तो नजरबंद कर दिया और उसकी संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया, मीर जाफर को सेनापति पद से हटा दिया और उसके स्थान पर मीर मदान को सेनापति नियुक्त किया। अब बचा कौन, शौकत जंग। तो शौकत जंग की समस्या भी हम समाधान देख लेते हैं। लिखिए अगला पॉइंट। 16 अक्टूबर 1756 को 16 अक्टूबर 1756 को कब, 16 अक्टूबर 1756 को शौकत जंग को राजमहल के निकट शौकत जंग को राजमहल के निकट मनिहारी के युद्ध में पराजित किया। मनिहारी के युद्ध में पराजित किया। ठीक है ना, कब, शौकत जंग को राजमहल के निकट मनिहारी के युद्ध में पराजित कर मार दिया। हाँ, युद्ध में पराजित कर, ऐसा लिखो, मार दिया। ठीक है ना, मतलब देख रहे हो, घसीटी बेगम मौसी भी समाप्त हो गई, उसकी भी समस्या का समाधान हो गया। इधर जो सेनापति मीर जाफर था उसकी समस्या का समाधान कर दिया। ये भाई था, मतलब मौसा का लड़का, मौसी का लड़का, कौन, शौकत जंग, तो इसे मनिहारी के युद्ध में पराजित कर खत्म कर दिया। तो पारिवारिक समस्या का समाधान तो कर लिया, तथा उसके स्थान पर मोहनलाल को तथा उसके स्थान पर मोहनलाल को राजा की उपाधि देकर पूर्णिया का नवाब बनाया। ठीक है ना, पूर्णिया का नवाब बनाया। ये दो व्यक्तियों को विशेष तौर पर याद रखना है। पहला व्यक्ति है मीर मदान, पहला कौन सा है, मीर मदान, पहला व्यक्ति है मीर मदान और दूसरा व्यक्ति है मोहनलाल। दूसरा व्यक्ति कौन है, मोहनलाल।
इन 2 व्यक्तियों को विशेष तौर पे याद रखना, और ये 2 व्यक्तियों के नाम आएंगे अपन को प्लासी के युद्ध में सामने। ये 2 ही व्यक्ति हैं जो स्वराज के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, स्वराज का पूर्ण समर्थन किया था। बाकी सभी लोगों ने प्लासी के युद्ध में स्वराज को बेच दिया, अर्थात स्वराज के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था और अंग्रेजों के हाथ से मरवा दिया। 2 ही व्यक्ति थे, एक तो मीर बदान, दूसरा मोहनलाल। ठीक है, तो आगे की क्लास आज हमने कहां तक पढ़ लिया? सिराज का परिचय पढ़ लिया और सिराज की पारिवारिक समस्या पढ़ ली और उसका समाधान भी कर लिया था। अब अगली जो हेडिंग रहेगी वो अंग्रेजों की समस्या। हेडिंग हमारी अगली लिख देते हैं, अंग्रेजों की समस्या। ठीक है, अगली जो हेडिंग है हमारी अंग्रेजों की समस्या, और इसे पढ़ेंगे अपन कल अगली क्लास में। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।